नमस्कार, एबीसी न्यूज के खास कार्यक्रम परीक्षा पे पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौम्या मिश्रा। परीक्षा पे पाठशाला पे हम एक नए गुरु के साथ मौजूद होते हैं जो आपकी समस्याओं का हल करते हैं। आज हम सीबीएसई बोर्ड की इकोनॉमिक्स की परीक्षा के बारे में चर्चा करेंगे। क्या कुछ दिक्कतें आती हैं उस पर भी बात करेंगे, और उस पर बात करने के लिए हमारे साथ हरप्रीत कौर मैम जुड़ी हुई हैं जो इकोनॉमिक्स में महारत हासिल किए हुए हैं और बच्चों को न जाने कितने सालों से 10 साल प्लस से पढ़ा रही हैं। बहुत उनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। आज हम उनसे उनका एक्सपीरियंस लेंगे और साथ ही आपको बहुत मदद होगी कि कैसे आप अपने पेपर में बेस्ट परफॉर्म कर पाएं। सबसे पहले मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीसी न्यूज़ पर। गुड इवनिंग एवरीवन। सबसे पहले तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ एबीसी चैनल की, स्पेशली सौम्या की, मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बुलाने के लिए और मेरी नॉलेज और मेरे एक्सपीरियंस जो मैं बच्चों तक पहुँचा सकूँ, इसके लिए आई एम वेरी थैंकफुल। तो बात करते हैं परीक्षा पे पाठशाला। आपने ये जो टॉपिक रखा है ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही नाम से ही क्लियर होता है। बच्चों के मन में जो फेयर होता है एग्जाम को लेकर, एक्चुअली उसको हटाने के लिए एक पाठशाला की ज़रूरत है। एग्जाम बच्चे पूरा साल वेट करते बोर्ड्स के लिए, एक टेंशन का, एक टेरर मन में होता है कि एग्जाम को क्लियर कैसे करें। सबसे पहले तो मैं एक बात आपको बोलना चाहती हूँ कि ये तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा फेस्टिवल है। इसको जितना अच्छे से हो सके उतने अच्छे से सेलिब्रेट करो। पूरा साल इसकी प्रिपरेशन करो, फिर आप इसको अच्छे से सेलिब्रेट करो। अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स का जो एग्जामिनेशन पेपर होता है बेसिकली वो एक बैलेंसिंग सिचुएशन पर डिपेंड करता है। बैलेंसिंग की हम बात करें तो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, न्यूमेरिकल प्रेजेंटेशन प्लस थ्योरी, इन सबको मिलाकर आप प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ अपने मेंटल लेवल और अपने राइटिंग लेवल में बैलेंसिंग बिठाकर आप इकोनॉमिक्स के पेपर में 100 आउट ऑफ 100 तक गेन कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम सीबीएसई बोर्ड के पैटर्न की, एग्जामिनेशन पैटर्न की। तो सीबीएसई बोर्ड का जो एग्जामिनेशन पैटर्न है, पेपर पैटर्न है, टोटल 34 क्वेश्चंस इसमें बच्चों से पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन पेपर में। पूरा का पूरा पेपर 2 सेक्शन में डिवाइडेड है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। दोनों के दोनों पेपर अपने से बिल्कुल क्वाइट डिफरेंट, कुछ भी रिलेट नहीं करता। जहां बच्चे मैक्रो इकोनॉमिक्स में कंप्लीटली प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करते हैं, वही इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में वो पूरी हिस्ट्री में चले जाते हैं कि इंडिया की हिस्ट्री कैसी है, कैसे इकोनॉमिकली हम इतने स्ट्रांग हुए। तो हम बात करेंगे धीरे धीरे आपके साथ, बच्चों को बताएंगे कि कैसे कैसे हर एक टॉपिक से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। देखिए, आपने बताया कि सेक्शन ए और सेक्शन बी जिस तरीके से आता है, और मैक्रो और माइक्रो नाउ इट्स चेंज्ड फ्रॉम लास्ट 4 years। जब आपने पढ़ा होगा तो माइक्रो और मैक्रो आता था, बट नाउ macroeconomics and Indian economic development. We have 2 parts, Indian economic development and macroeconomics. पेपर की बात करें उससे पहले हम बच्चों की एंजाइटी पर अगर बात कर ले तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जब हम पेपर की बात करते हैं तो प्रिपरेशन तो चलती रहती है, लेकिन जो डर होता है, जो नर्वसनेस होती है बच्चों में, वो कहीं ना कहीं उनके मार्क्स को भी डिस्टर्ब कर देती है। तो मैम, किस तरीके से आप एक एग्जामिनर के तौर पर भी जाती होंगी, आपने बहुत देखा होगा बच्चों को, बहुत करीबी से समझा होगा, क्या महसूस करती बच्चों को कितना रिलैक्स रहना होगा और किस तरीके से अपने पेपर को अटेम्प्ट करना शुरू करना? बिल्कुल, बट सबसे पहले तो स्टडी, आपकी जो पढ़ाई है ये एक बैलेंस में चलनी चाहिए। अगर कुछ भी डिसबैलेंस लाइफ में होता है तो नर्वसनेस आती ही आती है। सिमिलरली आप जब एग्जाम देने जा रहे हो, एग्जाम से पहले एक थारोली अगर रेगुलर बेसिस पर आप नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो, रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी के साथ आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो टेंशन लाइफ में कभी नहीं आएगी। फिर भी कई बार बच्चे इसको लाइटली लेते रहते हैं, 1 मंथ बचता है फिर टेंशन होना शुरू होती है। तो ऐसी सिचुएशन में मैं सिर्फ एक सलाह दूंगी बच्चों को कि आप पूरे कोर्स पर फोकस मत करिए, आप इंपॉर्टेंट कंटेंट को लेकर चलिए। क्योंकि बेटा, आप अगर सोचो कि आपने 4 दिन से कुछ नहीं खाया और एक दिन में आप पूरा का पूरा लंच या डिनर एक साथ 4 दिन का खा लोगे तो वो डाइजेस्ट नहीं होगा। सिमिलरली जब आप एग्जाम देने बैठे और पूरे साल का कोर्स आप सोचो कि 10 डेज में, 15 डेज में या 1 मंथ में आप कर लोगे, इम्पॉसिबल। तो एट दैट टाइम आप सिर्फ इंपॉर्टेंट कंटेंट पर फोकस करेंगे। दूसरी चीज बेटा, नर्वसनेस खत्म करने के लिए जितने भी आपने टॉपिक पढ़े हैं, सेकेंड डे जब आप टॉपिक शुरू कर रहे हो तो रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो लास्ट डे पढ़ा, क्योंकि फॉरगेटिंग ह्यूमन बीइंग का नेचर है। भूल हम जाते
आज हमने पढ़ा कल हम भूल जाएंगे, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आप पढ़ रहे हो एटलीस्ट वो तो आपके साथ जाए। आप सेकेंड उसको इतना प्रॉपरली रिवाइज करते जाओ कि वो कंटेंट्स आपके माइंड में रिमेंबर रहें। तो जैसे 15 मिनट्स मिलते हैं रिवीजन के लिए, तो बच्चे उस 15 मिनट्स में रिवीजन ना करके अपने पेपर को स्टार्ट कर देते हैं। तो मुझे लगता है रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट उस टाइम पे। नो डाउट, मैं आपको बताऊं बेटा, कई बार ये चीजें होती हैं एग्जाम में। बच्चे ने क्वेश्चन शुरू किया ओवर कॉन्फिडेंट, आंसर राइट करना शुरू किया, क्वेश्चन के लास्ट लाइन में ट्विस्ट होता है। इवन अभी कल आईएससी बोर्ड का एग्जाम हुआ इकोनॉमिक्स का, उसमें क्वेश्चंस ऐसे पुटेड थे, ऊपर की 3 लाइनें कुछ बोल रही हैं और लास्ट की लाइन ने आंसर को कंप्लीटली चेंज कर दिया। तो मेरी सारे बच्चों से यही रिक्वेस्ट है बेटा, जो 15 मिनट्स मिले हैं उसमें तो आप पेपर रीड करो ही करो, उसके बाद जैसे ही आप लिखना शुरू करो आंसर, कम से कम 2 टाइम्स फिर क्वेश्चन रीड करो। क्योंकि कई बार ये मिस्टेक्स हमारी, जो हम बहुत जल्दी पेपर करने की कोशिश करते हैं या लिखने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चंस को थारोली रीड नहीं करते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज उसको अंडरस्टैंड नहीं करते कि क्वेश्चन लास्ट लाइन एंड फर्स्ट लाइन, सारी की सारी लाइंस इंपॉर्टेंट है और लास्ट लाइन में आंसर का कंक्लूजन लिखा होता है कि आपको करना क्या है। दूसरी और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बच्चों को बताना चाहूंगी यहाँ पे, कि कई बार हमें लगता है यार हम इतना पढ़कर गए थे इसको और ये क्वेश्चन तो इतना आया नहीं, मुझे तो लिखना है इसमें। तो 1-2 क्वेश्चन के चक्कर में, प्रेजेंटेशन के चक्कर में हम अपना आगे का पेपर, फिर लगता है 3 आवर्स हो गए हमारा, अभी तो इतना पेपर बचा हुआ था, मेरा पेपर छूट गया। कितनी बार ये एक्सपीरियंस बच्चे करके आते हैं। तो कुछ चीजें, अगर क्वेश्चन में लाइन लिखी है स्टेट, क्वेश्चन में लाइन लिखी है मेंशन, तो यू हैव टू राइट द हेडिंग्स ओनली। अगर क्वेश्चन बोल रहा है इलैबोरेट, एक्सप्लेन, देन आपको वो आंसर लिखना है। आप स्टेट और मेंशन वाले क्वेश्चन में आप जितना भी एक्सप्लेनेशन कर लोगे, मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो इसलिए जहां जरूरी है एक्सप्लेनेशन, वहां पे आप एक्सप्लेनेशन दो, और जहां जरूरी नहीं है, थ्रू आउट, मतलब अप टू द पॉइंट मार्क क्वेश्चन आंसर आपको देना चाहिए। क्योंकि जब हम टीचर्स के पास जाते हैं तो वो एक पॉइंट बहुत ज्यादा रखते हैं कि आप हेडिंग्स पे बहुत ज्यादा ध्यान दें। yes. तो अगर आपने हेडिंग अच्छी लिखी है, फॉर एग्जांपल अगर आपसे 5 हेडिंग पूछी गई है, 5 फंक्शंस किसी चीज के पूछे गए हैं, अगर आपने उसको पॉइंट टू पॉइंट रख दिया है, तो फिर आपने अगर मटेरियल थोड़ा बहुत इम्बैलेंस भी कर दिया है तो उसका कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसा भी होता है कि अगर हम मटेरियल पे ज्यादा अंदर के ध्यान ना देते हुए, एक्चुअली ये सिर्फ 6 मार्कर क्वेश्चन में पॉसिबल है। जो सीबीएसई का पैटर्न है, 20 मार्क्स, 80 में से 20 मार्क्स के आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आ रहे हैं। उसमें तो आपको अप टू द, वो मल्टीपल चॉइस हो सकते हैं, वो असर्शन और रीजनिंग जो बच्चों के अंदर सबसे बड़ी टेंशन बनी हुई है, वो वाले क्वेश्चंस हो सकते हैं। मल्टीपल चॉइस वाले, फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन। 3 मार्कर 4 मार्कर में भी आप एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा नहीं मांगता बोर्ड। एक्सप्लेनेशन सिर्फ 6 मार्कर क्वेश्चन में होती है और वो हार्डली 4 क्वेश्चंस होते हैं इन द कंप्लीट पेपर। तो मेरा मानना यही है कि आप जो भी पढ़ो उसको ऐसे पढ़ो कि आंसर आए तो आप उसको अंडरस्टैंड करके आंसर लिख सको। नो डाउट ये बात सही है कि 6 मार्कर क्वेश्चन में अगर आपकी हेडिंग सही है तो आप एक्सप्लेनेशन उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। देखिए आपने बताया कि सेक्शन ए और सेक्शन बी में पेपर आता है। तो सबसे पहले हमें कौन सा मतलब अच्छा होगा कि अगर हम कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट करें? मेरे मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स अप टू द पॉइंट आंसर मांगते हैं, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, बच्चे तुरंत क्वेश्चन पढ़कर आंसर राइट करना शुरू कर देते हैं। वहीं अगर दूसरी तरफ हम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें तो वो हिस्ट्री से रिलेटेड है, इंडिया की इकोनॉमिकली हम कैसे डेवलप हुए, उसमें केस स्टडीज बहुत आती हैं, उसमें टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो अगर आपने पहले इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट उठाया तो हो सकता है कि मैक्रो में जो चीज़ें आपने लर्न की उसके लिए टाइम ना रह जाए। तो इसलिए हमेशा सेक्शन भी वही अटेम्प्ट करना चाहिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स। और अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो उस टाइम पर उस क्वेश्चन पे फोकस करने की जगह आप पूरा पेपर खत्म करने के बाद उस क्वेश्चन को उठाइए, ताकि आपके टाइम लिमिट में आप पेपर पूरा कर सके। जैसे कि आपने बताया कि सबसे ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लम थोड़ा केस स्टडीज वगैरह में होती है, तो कैसे इस चीज को प्रिपेयर करें कि हम ज्यादा मेहनत भी हमें ना करनी पड़े, हमें इजिली जो है वो चीजें आ जाएं? हाँ, सब कुछ चीज़ें मैं सबसे पहले बताना चाहूँगी। जो बच्चे बहुत ज़्यादा 3-4 सालों से डरने लगे हैं, जो 1 मार्कर क्वेश्चन आता है असर्शन और उसका रीज़न, नॉर्मली बच्चे हमसे कई बार ऑनलाइन भी पूछते हैं, कई बार कॉल करके भी पूछते हैं कि मैम ये असर्शन और रीज़न वाला क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करें। तो इसके लिए बेटा कुछ ट्रिक्स हैं थोड़ी बहुत जो आप उसको रिलेट कर सकते हो।
जब आपके ये दो क्वेश्चंस आए असर्शन और रीजन, इसके बीच में बिकॉज लगाओ। बिकॉज का मतलब क्या है कि आप जब वो उस लाइन को अलग अलग मत रीड करो, आप उसको एक साथ रीड करो। फिर आपके माइंड में क्लियर होने लगेगा कि जो असर्शन गिवन है ये इसका रीजन है या नहीं है, पहली चीज। फिर सेपरेटली उन दोनों को रीड करो, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। इससे कई हद तक असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चन करने में बच्चों को हेल्प मिलती है। तो बस एक ट्रिक याद रखना, सबसे पहले उन दोनों को रीड किया, ट्रू या फॉल्स वो राइट कर दिया। अगर वो दोनों ट्रू हैं तो नीचे के दो ऑप्शन तो आपके काम के ही नहीं रहे। स्टार्टिंग दो ऑप्शन 50% क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फिर आप उसके मिड में बिकॉज रख के देखो, अगर क्वेश्चन रिलेट कर रहा है तो फटाफट आपका आंसर आ जाएगा उससे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो लास्ट मोमेंट का बहुत वेट करते हैं कि चलिए अब या 1 महीना बचा है या 15 दिन हम कर लेंगे, लेकिन असल में ऐसा होता है कि वो हो नहीं पाता है, लेकिन फिर भी पास तो होना ही है, रिजल्ट तो अच्छा लाना ही है। तो उस सिचुएशन में किस तरीके से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए? सबसे पहले सीबीएसई बोर्ड ने एक मार्किंग स्कीम दे रखी है चैप्टर वाइज कि कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का आएगा। तो ऐसी सिचुएशन में कुछ तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उठाने के साथ साथ जिन चैप्टर्स की वेटेज ज्यादा है उन चैप्टर्स को पहले उठाइए और जिनकी वेटेज कम है उसको आप बाद के लिए छोड़िए, ताकि आपका एटलीस्ट 60 to 70% पेपर प्रिपेयर हो जाए उससे। बिल्कुल। देखिए, बताया मैम ने कि किस तरीके से आपको अपनी लास्ट मोमेंट पे भी प्रिपरेशन करनी है। 10 इयर्स जो पेपर्स आते हैं उसको लेकर के भी बच्चों में बहुत ज्यादा रहता है कि अगर हम 10 इयर्स पढ़ लेंगे तो हमारा पेपर 80% तक जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो आप इसको कितना ठीक मानती हैं? मैं बिल्कुल इसको करेक्ट मानती हूँ, लेकिन आज के कंटेंट में थोड़ा सा मैं इस चीज को उतना नहीं, आजकल सैंपल पेपर पर फोकस करना ज्यादा बेटर है, क्योंकि अब रेगुलर बेसिस पर चैप्टर्स डिडक्ट हो जाते हैं, कुछ चैप्टर्स ऐड ऑन हो जाते हैं, पेपर पैटर्न चेंज हो जाता है। ऐसी सिचुएशन में अगर हम आज की भी बात करूं, जैसे अभी थोड़ी देर पहले माइक्रो और मैक्रो की हम बात कर रहे थे, तो 4 इयर्स से चेंज हो गया पैटर्न। इस बार भी क्रिटिकल क्वेश्चंस का परसेंटेज इंक्रीज हुआ। तो अगर हम लास्ट ईयर के पेपर्स पर ज्यादा फोकस करेंगे तो हो सकता है कि दिस ईयर का पेपर कंप्लीटली उससे चेंज आ जाए और हम उसको ऑप्ट ना कर पाए। तो इसलिए मेरा मानना है कि जो सीबीएसई सैंपल पेपर्स प्रोवाइड करवाता है, हमें उसकी स्टडी अच्छे से करनी चाहिए। बिल्कुल। आपने पेपर पैटर्न की बात करी, तो क्योंकि आप बच्चों को पढ़ाती हैं और उनको प्रैक्टिस कराती हैं, तो पेपर का पैटर्न किस तरीके से आता है? कौन सा चैप्टर का जो क्वेश्चन है वो सबसे ज्यादा मतलब मार्क्स लेता है? तो उसके बारे में कुछ बताइए। अगर हम बात करें मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में बेसिकली सबसे ज्यादा वेटेज नेशनल इनकम और डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट की है। नेशनल इनकम से 10 मार्क्स की वेटेज है आउट ऑफ 40, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट से 12 मार्क्स की वेटेज है। तो जो 6 मार्कर क्वेश्चन होते हैं, जो 2 आते हैं, वो इन्हीं दोनों चैप्टर से आने के चांसेस होते हैं। नेशनल इनकम एक अपने आप में बच्चों के अंदर बहुत बड़ा टेरर होता है कि न्यूमेरिकल्स हैं, हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो बच्चों आजकल अगर आप देखो सीबीएसई के सैंपल पेपर्स में भी, तो न्यूमेरिकल्स के साथ साथ जरूरी नहीं है कि कंपलसरी 6 मार्क का आपका न्यूमेरिकल ही है, प्रिकॉशन बेस्ड क्वेश्चंस बहुत पूछे जा रहे हैं। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि नेशनल इनकम में जो मेन टॉपिक्स हैं, लाइक इंटरमीडिएट गुड्स, फाइनल गुड्स, 2 सेक्टर मॉडल, उसके साथ साथ जीडीपी एंड वेलफेयर, जीडीपी की लिमिटेशंस, तीनों मेथड्स और मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्रिकॉशंस ऑफ नेशनल इनकम, जिससे 6 मार्कर क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, उस पर आप मेन फोकस करिए। अगर आपने सारे प्रिकॉशंस अच्छे से कर लिए तो 6 मार्कर क्वेश्चन आप अच्छे से कर लोगे। उसके बाद जो दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट मैक्रो इकोनॉमिक्स की आती है, दैट इज इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इससे आप न्यूमेरिकल पोर्शन भी प्रिपेयर करेंगे, डायग्रामेटिक पोर्शन भी प्रिपेयर करेंगे, एज वेल एज थियोरिकल पोर्शन भी आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। ये चैप्टर सबसे ज़्यादा, ये यूनिट मार्क्स की आती है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। इसमें न्यूमेरिकल्स की अगर हम बात करें, एमपीसी, एपीसी, एमपीएस, एपीएस, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम, एम्प्लॉयमेंट, न्यूमेरिकल्स बेसिकली मल्टीप्लायर के न्यूमेरिकल्स, और अगर लॉन्ग की आप बात करें, इन्फ्लेशनरी कैप, डिफ्लेशनरी कैप, मल्टीप्लायर और एडीएस अप्रोच। अगर आपने ये 4 क्वेश्चंस बहुत अच्छे से प्रिपेयर किए तो इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आपको 6 मार्कर जरूर मिलेगा। तो इसलिए इसमें मल्टीप्लायर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस में मल्टीप्लायर से अक्सर ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
ऑब्जेक्टिव्स आपने जैसे बताया कि सीबीएसई का पैटर्न है कि वो 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स देते हैं। तो 20 मार्क्स बहुत बड़ा वेटेज लेता है। आपके 80 में आपको 20 मार्क्स ऐसे ही मिल रहे हैं कम समय लगा करके। तो उन ऑब्जेक्टिव्स को कैसे प्रिपेयर करें? ऑब्जेक्टिव्स में सिर्फ मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस ही नहीं, असर्शन, रीजनिंग, फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस भी आते हैं। तो इसके लिए तो आपको फुल कंटेंट रीड करना ही पड़ेगा। सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों से तो मैं स्पेशली बोलना चाहूंगी, 18 मार्च आपका एग्जाम है। बीच में जिन्होंने मैथ्स नहीं ली हुई है, सिर्फ पीएड का एग्जाम पढ़ रहा है, तो दे हैव सफिशिएंट टाइम। अगर वो आज से भी 2-3 घंटे पढ़ना शुरू करेंगे, बुक रीडिंग एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स सिंगल चैप्टर, तो आप इन क्वेश्चंस को बहुत ईजिली कर ले जाएंगे। क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या होती है, आंसर आपके सामने होता है, सिर्फ आपको आइडेंटिफाई करना होता है। जब आप आंसर्स को रीड करोगे और आपने केयरफुली स्टडी की है, आपके माइंड में तुरंत स्ट्राइक करेगा दिस इज द राइट आंसर, और आप टिक कर दोगे। बहुत ही स्कोरिंग होता है ये। जितना हो सके बुक रीडिंग मस्ट है। अगर हम बात करें सीबीएसई बोर्ड की, तो एनसीईआरटी बेस्ड पैटर्न है हमारा, लेकिन संदीप गर्ग और वीके ओरी ये दोनों बुक्स बहुत ही अच्छी मानी जाती हैं। संदीप गर्ग में जो पैटर्न गिवन है, आंसर टाइप बहुत ही इजी लैंग्वेज में इलाबोरेट किया हुआ है, तो अगर आप उससे रीडिंग करते हैं तो मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस आपके बहुत अच्छे से हो जाएंगे उससे। मैम, आप सिर्फ एक बोर्ड की नहीं बल्कि यूपी, सीबीएसई और आईसी तीनों ही बोर्ड्स के बच्चों को पढ़ाती हैं। तो जब सीबीएसई बच्चों को एक बड़ी प्रॉब्लम होती है, उनका कहना है कि जो बाकी के बोर्ड्स हैं या यूपी बोर्ड को हटा करके जब हम आईएससी बोर्ड की बात करते हैं तो उनके होम एग्जाम होते हैं, उनका कहना है कि उनका पैटर्न थोड़ा इजी हो, लेकिन वहीं पर उनका आईएससी बोर्ड के बच्चों का कहना है कि सीबीएसई का सिलेबस इजी होता है। तो अकॉर्डिंग टू यू किसका सिलेबस ज्यादा इजी होता है? बिल्कुल 4 years बिफोर सिलेबस बिल्कुल सेम था। माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स बोथ बोर्ड्स में थी, आईएससी एज वेल एज सीबीएसई बोर्ड में। स्टिल यूपी बोर्ड और आईएससी का सिलेबस सेम है, लेकिन अगर हम डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो अब केस बेस्ड क्वेश्चन सीबीएसई में ज्यादा आते हैं इन कंपेयर टू आईएससी बोर्ड। आईएससी बोर्ड में आपके केस बेस्ड क्वेश्चन का परसेंटेज सीबीएसई बोर्ड के कंपैरिजन में लेस होता है। और दूसरी एक जो बहुत बेनिफिट मिलता है हमारे आईएससी वाले बच्चों का, जिससे हमेशा सीबीएसई वाले बच्चे जेलसी फील करते हैं कि दे आर यूजिंग कैलकुलेटर। Yes. तो आईएससी वाले बच्चों के लिए एक ये पॉजिटिव पॉइंट होता है कि वो एग्जाम में कैलकुलेटर ले जा सकते हैं। और एक और प्लस पॉइंट होता है, अगर वो ओवर अटेम्प्ट करते हैं तो जो एक्स्ट्रा अटेम्प्ट किया होता है उसके अगर एक्स्ट्रा मार्क्स है तो वो ऐड ऑन होते हैं। बट सीबीएसई में क्या है, आपसे अगर 5 उन्होंने कंटेंट्स पूछे, राइट 5 ऑब्जेक्टिव्स, आपने 6 लिख दिया, आप बड़े खुश हो रहे हो कि मैं 6 लिखाया, और फिर बाद में याद आता है यार सेकंड वाला तो मेरा रॉन्ग हो गया था, फिर सीबीएसई आपका 6 चेक नहीं करेगा। अगर उन्होंने 5 ऑब्जेक्टिव्स बोले तो वो बिगनिंग के 5 ही आपके चेक करेगा। तो सीबीएसई में ये चीजें हैं थोड़ी, आप ओवर अटेम्प्ट जैसी चीज नहीं कर सकते। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज और मैं बच्चों को बताना चाहूंगी यहाँ पे, जैसे मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की अभी बात कर रही थी आपके साथ कि नेशनल इनकम और डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट की वेटेज ज्यादा है। माइंड मेकअप हो जाता है, हम टीचर्स का भी हो जाता है, बच्चों का भी हो जाता है कि लॉन्ग जो आंसर टाइप क्वेश्चंस आने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं 2 यूनिट से आएंगे, क्योंकि बाकी मनी बैंकिंग की वेटेज 6 मार्कर, गवर्नमेंट बजट 6 मार्कर, बीओपी एंड फॉरेक्स 6 मार्कर। लेकिन बच्चों जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो भी तो 6 मार्क्स का ही आता है। तो ऐसा भी तो पॉसिबल है कि इन यूनिट से खाली एक लॉन्ग ही आ जाए और आप प्रिपेयर करके ही ना जाओ उसको। तो इसलिए सारे के सारे चैप्टर्स हर टाइप के क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें मनी बैंकिंग की, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बैंकिंग में क्रेडिट क्रिएशन। हर साल किसी ना किसी फॉर्म में ये क्वेश्चन बोर्ड्स में आता ही आता है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो या आईएससी बोर्ड हो या यूपी बोर्ड हो। तो क्रेडिट क्रिएशन मस्ट है बैंकिंग में विद न्यूमेरिकल एग्जाम्पल। अगर आप उसमें प्रॉपर स्केड्यूल प्रिपेयर नहीं करते हो तो वो मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे। दूसरी चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी, जिसमें आपको ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, ड्यूरिंग डिफ्लेशन कैसे चेंज आते हैं उसके बारे में भी आपको बताना है। M1 के कंपोनेंट्स और ये सारी चीजें, फंक्शंस ऑफ मनी बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट बजट में ऑब्जेक्टिव से एक ना एक क्वेश्चन हर साल बोर्ड्स में आता है। सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स को आपको थारोली रीड करना है, नॉट ओनली हेडिंग्स, उसका एक्सप्लेनेशन, क्योंकि पर्टिकुलरली वो हेडिंग लिखकर आती है 3 नंबर में कि आपको इसका आंसर देना है, तो उसका एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम बीओपी में बात करें, डीवैल्यूएशन, डेप्रीशिएशन, एप्रीशिएशन, रीवैल्यूएशन,
and accommodating and autonomous items. Most important topic of BOP and Forex, as well as managed floating. इसको बहुत अच्छे से आपको करके जाना है if you want to get good marks in exams. एक बहुत बड़ा मिथ आता है जब एग्जाम्स आते हो, बोर्ड्स के एग्जाम्स आते हैं, तो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा पेजेस को फिल कर रहे हैं तो आपको मार्क्स मिलेंगे, भले ही आपने उस पेज में कुछ अच्छा कंटेंट लिखा हो या ना लिखा हो, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू यू, जब आप पेपर चेक करती हैं तो क्या ऐसा होता है कि बच्चों की मेहनत में आप मार्क्स फ्री के दे सकती हैं? मैं सबसे बड़ी बात बच्चों को एक बताना चाहूँगी, बेटा एग्जामिनर जब आपकी कॉपी लेकर बैठता है ना, वो मेहनत नहीं करना चाहता। हम आपसे तो मेहनत करवाना चाहते हैं, लेकिन हम खुद मेहनत नहीं करना चाहते कॉपी करेक्शन में। हमारा क्या मन करता है, आंसर रीड किया, एक तो राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, अच्छी इन द सेंस बहुत मैं ये नहीं कह रही जिन बच्चों की राइटिंग पुअर है वो पेपर ना दें। राइटिंग ऐसी होनी चाहिए जो अंडरस्टैंड की जा सके, नॉट गुड बैड नहीं, जो अंडरस्टैंडिंग लेवल की हो। दूसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, क्वेश्चन का आंसर जो आप लिखते हो ना, वो बिगनिंग एंड में बहुत ज्यादा आपने एक्सप्लेनेशन दे दी, एग्जामिनर उसको चेक नहीं करता है। एग्जामिनर को अप टू द पॉइंट आंसर्स चाहिए होते हैं और वर्ड लिमिट के अंदर चाहिए होते हैं। अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया कि आप एक्स्ट्रा राइट करोगे उसके मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। हाईलाइट करना मत भूलिए, अंडरलाइन करना मत भूलिए, ताकि एग्जामिनर को आपकी कॉपी चेक करने में बिल्कुल प्रॉब्लम ना आए। दूसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, बच्चे आजकल क्या करते हैं, एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है 14 नंबर वाला, दूसरा आ रहा है, उसको डबल बार राइट कर दिया। तो आपको क्या लगता है एग्जामिनर कैसे चेक कर रहा है? एग्जामिनर आपको रीड करके तो कोई भी चालाकी एग्जाम में नहीं चलेगी। हार्डवर्क से आप पढ़िए, हार्डवर्क से आप पेपर दीजिए, क्योंकि हार्डवर्क का कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं, क्योंकि इकोनॉमिक्स में फॉर्मूलेज का भी बहुत बड़ा रोल होता है, लेकिन बच्चे यहीं पर जो है वो गड़बड़ा जाते हैं, फॉर्मूलेज याद नहीं होते, जिसकी वजह से जब वो क्वेश्चन प्रैक्टिकल करने के लिए आता है तो वो गलत हो जाता है और हम अपने मार्क्स खो देते हैं। तो फॉर्मूले के लिए मैम कोई ट्रिक है क्या आपके पास? बेटा सबसे पहले जब आप फॉर्मूलाज, नेशनल इनकम में सबसे ज्यादा फॉर्मूलाज हैं, उसका एक ट्रिक बहुत ही ईजी है। उसको मैं बच्चों को यही बोलती हूँ कि जस्ट थिंक ये फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। आप स्टार्टिंग में जब क्वेश्चन करना शुरू करिए, आप फॉर्मूलाज राइट करिए, डिजिट्स उसके सामने लिखते जाइए। आप 4 बार ऐसे फॉर्मूलाज राइट करेंगे, 5th टाइम आपको वो फॉर्मूला लर्न हो जाएगा। लर्निंग का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, सिर्फ प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, आपने सुना होगा। तो फॉर्मूलाज के लिए जितनी ज्यादा क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करेंगे, एज वेल एज जितनी बार आप फॉर्मूलाज को राइट करेंगे, आपके फॉर्मूलाज उतने अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे इसमें। बिल्कुल। यहाँ पर अगर हम बात करें कि पिछले साल से, क्योंकि जैसे हम देखें कि गवर्नमेंट भी है जो हमारी एजुकेशन पॉलिसीज को लगातार बदल रही है, उनका कहना है कि हम चाहते हैं कि बच्चों को जो भी वो पढ़ रहे हैं बहुत अच्छे से, उनके ऊपर कोई प्रेशर न पड़े। अब एजुकेशन को उस प्रेशर ढंग से नहीं लिया जा रहा है। बहुत ही हम देखते हैं प्रधानमंत्री भी एग्जाम्स के पहले परीक्षा पे पाठशाला चलाते हैं, और हमने भी इसीलिए ये परीक्षा पे पाठशाला चलाया। बीते अगर हम टाइम में देखें तो सिलेबस में क्या मैम चेंजमेंट आया है? चेंजमेंट सबसे बड़ा यह है कि कुछ टॉपिक्स को डिडक्ट किया गया है। जैसे अगर मैं इंडियन इकोनॉमी की बात करूं तो पॉवर्टी जैसा टॉपिक जो लास्ट ईयर था हमारे पास, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये कुछ टॉपिक्स हैं जो अब हटा दिए गए हैं। उसके साथ साथ अगर हम देखें तो एक पेपर पैटर्न जिस फॉर्म में आ रहा है, 55% पेपर आपका लर्निंग बेस्ड है, आपने जो लर्न किया है वो उसमें आएगा। 22.5% पेपर अप्लाइंग बेस्ड है, यू हैव टू अप्लाई दैट नॉलेज विच यू हैव। मतलब डायरेक्टली आपको आंसर नहीं देना है, आपकी अपनी नॉलेज को वहां पर अप्लाई करना है। जो 3rd नंबर पर आता है वो एनालाइजिंग पेपर आता है। एनालाइजिंग पेपर भी आपका 22.5% का आता है। एनालाइजिंग का मतलब कि वो क्वेश्चन को तोड़ मड़ोड़ कर आपके सामने रखेंगे, जिसको हम केस स्टडीज बोलने लगे हैं आजकल। तो उसको एनालाइज करके हमें उसका आंसर देना है। बिल्कुल। देखिए, लगातार हम इकोनॉमिक्स के पेपर के बारे में बात कर रहे हैं कि किस तरीके का पेपर पैटर्न होता है, आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, कौन सा सेक्शन आपको पहले देखना है, किस सेक्शन में कितना समय देना है। हालांकि हमने इस बारे में चर्चा नहीं की है। सेक्शन ए और सेक्शन बी आपने बताया ऑब्जेक्टिव होते हैं। सेक्शन ए में हालांकि उसमें समय कम ही देना है, लेकिन बच्चे कई बार ऐसा करते हैं कि क्योंकि सोल्यूशन भी करना पड़ता है तो उसमें ज़्यादा समय लगा देते हैं। मैम, हमें सेक्शन ए को कितना समय, मैक्सिमम हमें कितना समय देना है, और सेक्शन बी को कितना समय देना है? सबसे बड़ी बात तो मैं टाइम के लिए इकोनॉमिक्स में पर्टिकुलरली एक बात जरूर बच्चों से कहना चाहूंगी कि बेटा जो डायग्राम होते हैं वो हमें मार्क्स भी दिलवा सकते हैं और डायग्राम्स हमारा पेपर भी खराब कर सकते हैं। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन
नंबर 2 टेबल एंड शेड्यूल्स, ये दोनों ऐसे होते हैं, आपने एक बार राइट किया, आपने एक बार लिखा, जरा सी मिस्टेक आपकी होगी, आपने रबिंग शुरू की, जहां पे आपने रबिंग शुरू की, क्योंकि डायग्राम्स पेंसिल से बनते हैं, आपके आने वाले 5 से 7 मिनट किल हो गए, आप अगले क्वेश्चन को टाइम कैसे दे पाओगे? तो इसलिए मैं हमेशा बच्चों से बोलती हूँ कि डायग्राम्स की इतनी प्रैक्टिस करो कि एग्जाम में उसके रॉन्ग होने के चांसेस ना रह जाएं। जहां हम डायग्राम की बात कर रहे हैं, बच्चे लाइनें रट के जाते हैं, मुझे बड़ी तकलीफ होती है ये देखकर कि ये स्ट्रेट लाइन थी, ये नीचे गिर रही थी लाइन, ये ऊपर, ये ऐसा नहीं है, ये आर्ट नहीं है बच्चों कि आप डायग्राम रट के चले जाओगे कि यू हैव टू मेक लॉयन, यू हैव टू मेक लाइक कुछ भी ऐसा नहीं। इट्स ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन। डायग्राम आपके क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन है। जब भी आप डायग्राम्स प्रिपेयर करते हो, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस पे क्या प्लॉटिंग करनी है, ये मस्ट है, इसके भी 1 नंबर चले जाते हैं, जरूर राइट करिए। डायग्राम में नेमिंग करना, लेबलिंग करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर यहाँ पर सौम्या प्रेजेंटेशन की बात हुई है तो एक बात मैं जरूर बोलना चाहूंगी, बिल्कुल, कि एग्जाम्स एक्चुअली कुछ नहीं है, कोई टेरर नहीं है, वो आपका प्रेजेंटेशन है कि आपने पूरा साल किया क्या, आपने पढ़ा क्या। आप बहुत अच्छे कुक हैं, किसी आपके घर में गेस्ट आए हैं, आपने प्रॉपर प्रेजेंटेशन नहीं दी थाली में, तो बंदा क्या सोचेगा, इसने क्या बनाया, सब कुछ एक के ऊपर एक रख के आपने प्रेजेंट कर दिया। तो मेरे शायद बच्चे कहने का मतलब समझ रहे हैं कि नॉलेज यहाँ पर है, लेकिन 3 आवर्स में हाउ टू प्रेजेंट दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपका प्रेजेंटेशन ऐसा होना चाहिए, जो क्वेश्चन पहले आते हैं उसको पहले अटेम्प्ट करिए, और जो क्वेश्चन नहीं आते उसको सोचने के लिए आप छोड़ दीजिए। डायग्राम वेल प्रेजेंटेड, लेबल्स बहुत अच्छे बने होने चाहिए, फिर आप देखिए एग्जामिनर तो चाहता है मुझे ऐसी कॉपी मिले, मैं नंबर देने को मजबूर हो जाऊं उसको। दूसरी चीज, जैसे अभी मुझसे सौम्या ने पूछा था टाइम की हम बात करें, तो हमारा जो ये 80 मार्क्स का पेपर होता है, 40 मार्क्स की इसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स आती है, 40 मार्क्स की इसमें इंडियन इकोनॉमी आती है। मैक्रो इकोनॉमिक्स मैंने पहले भी बताया कि ये प्रैक्टिकल बेस्ड है, और इंडियन इकोनॉमी पूरा आपका लर्निंग बेस्ड है, प्लस आजकल के टाइम पर ये एनालिसिस बेस्ड भी हो गया है थोड़ा सा। तो आप अगर बात करेंगे सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, तो आपको दोनों को इक्वल टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर्स दोनों में सेम है। 10 मल्टीपल फ्रॉम मैक्रो इकोनॉमिक्स, 10 मल्टीपल इंडियन इकोनॉमी से, उसके बाद 3 मार्कर 2 क्वेश्चन मैक्रो इकोनॉमिक्स से, 3 मार्कर 2 क्वेश्चन इंडियन इकोनॉमी से, 4 मार्कर के आपके 3 क्वेश्चंस दोनों से, फिर 6 मार्कर के 2 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन का जो आपका मार्किंग है वो दोनों में इक्वल है, तो टाइम तो आपको दोनों में ही सेम देना पड़ेगा। लेकिन 1 मार्कर क्वेश्चन में टाइम बचाने के लिए अभी भी टाइम है 18 मार्च तक, अगर आप थारोली रीड करेंगे तो वो टाइम आपका बहुत बच जाएगा उसमें। बिल्कुल, जैसे कि आपने बताया कि किन मार्क्स के क्वेश्चन में हमें किस तरीके से अपने आंसर को इलैबोरेट करना है या एक्सप्लेन करना है, लेकिन जब हम इंग्लिश के पेपर की बात करते हैं तो उसमें लिख करके आ जाता है कि आपको अपना ये आंसर 150 वर्ड्स में देना है, 80 वर्ड्स में देना है। लेकिन इकोनॉमिक्स के पेपर में ऐसा नहीं होता, उसमें क्लियरली मेंशन नहीं होता है, उतना क्लियरली नहीं। बिल्कुल, हाँ, कुछ पॉइंट्स पर होता है, बट उतना क्लियरली नहीं। हम अपने अकॉर्डिंगली उसको इलैबोरेट थोड़ा बहुत कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं बच्चों से बोलूंगी कि टर्म्स क्वेश्चन को रीड करके आपको क्लियर हो जाएंगे। जहां पर जो टॉपिक का एक्सप्लेनेशन मांगा गया उस टॉपिक का आप एक्सप्लेनेशन दीजिए। जहां पर स्ट्रेटली आपको लिखा जा रहा है स्टेट लाइक, तो वहां पे आप सीधे आंसर दीजिए। जैसे आपसे कोई पूछ रहा है आपका नाम क्या है, आप अपना एड्रेस बताना शुरू हो जाओ पूरा, तो उसका कोई मतलब नहीं रहता। तो सिमिलरली अगर स्टेट, इस टाइप के मेंशन, ये टर्म्स अगर एग्जाम में पूछे जाते तो इट मींस आपको दैट राइट आंसर यू हैव टू राइट। देखिए यहाँ पर क्योंकि बच्चे जब एग्जाम्स देने जाते हैं तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, लेकिन यहाँ पर उनकी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ही हमने मैम को यहाँ पर इनवाइट किया है, और वो आपको मुझे लगता है बहुत अच्छे से समझा भी रही कि आपको अपने पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है। यहाँ पर अगर 3 नंबर के कोई यानी 3 मार्क्स के जब क्वेश्चंस आते हैं तो हमें कितने वर्ड्स लिखने हैं, 6 मार्क्स में हमें कितने वर्ड्स लिखने हैं, ये भी थोड़ा सा मैम आप समझा दें। जैसे अगर हम 3 मार्क्स की क्वेश्चन की बात करें तो वो प्रॉपर उसमें टॉपिक मेंशन होता है, उसको बहुत ज्यादा आपको इलैबोरेट 50-60 वर्ड से बहुत ज्यादा इलैबोरेट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो 6 मार्कर क्वेश्चन होता है वो 2 या 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, लाइक डेफिनेशन, फिर डायग्राम्स, फिर उसके अकॉर्डिंग। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन उसमें अटेम्प्ट करना पड़ेगा सीक्वेंस वाइज, तो उसको आप थोड़ा सा इलैबोरेट कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। बिल्कुल, देखिए हमने आपको बताया, मैम ने आपको बताया कि किस तरीके से आपको कितना टाइम देना है और कितने मार्क्स में आपको कितने वर्ड्स लिखने हैं। बात जब इकोनॉमिक्स की आती है तो सिर्फ बात 12th तक की नहीं आती है या 10th तक की नहीं आती है,
हम लाइफ टाइम हमें इकोनॉमिक्स की ज़रूरत पड़ती है, और अगर हमें अपने आप को और आगे बढ़ाना है तो हमें 12th को अपना बेस समझ के आगे बढ़ना होगा। इसको लेकर के कुछ आगे फ्यूचर के बारे में भी थोड़ी सी क्लियरिटी चाहती हूँ। उससे पहले मैं थोड़ा सा बच्चों को इंडियन इकोनॉमी के बारे में भी बताना चाहूँगी, फिर हम बात करेंगे इसके बारे में कि क्या क्या हम इसमें ऑप्शंस ले सकते हैं, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी लर्निंग बेस्ड है, बट उससे आंसर्स केस स्टडीज वाले बहुत आते हैं। बच्चे उसको लर्न करने बैठते हैं, नहीं लर्न हुआ छोड़ दिया। तो कौन से वो टॉपिक्स हैं जो आपको लर्न करने, समझने, और किस टाइप के क्वेश्चंस इंडियन इकोनॉमी से पूछे जाएंगे, वो पहले मैं आपसे बात कर लूं। सबसे पहली यूनिट जो इंडियन इकोनॉमी की है, दैट इज डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस। 1947 से लेकर 50 तक का एक इरा है। उसके बाद इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 का इरा है। ये पूरी जो यूनिट है ये आपकी बुक में 3 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट चैप्टर है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। अगर आप नेम से देखो तो इंडिपेंडेंस के टाइम पर हमारी कंट्री की क्या सिचुएशन थी उसके बारे में। इसमें बच्चे याद रखना, आपको 6 टॉपिक्स कवर करने हैं। 6 सेक्टर्स की हम इसमें बात करेंगे। फर्स्ट एग्रीकल्चर सेक्टर, क्यों प्रोडक्टिविटी लेस थी, क्या रीजंस थे ये। सेकेंड वन इंडस्ट्रियल सेक्टर। थर्ड फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड में ब्रेन ड्रेन वाला टॉपिक आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। फिर आपका नेक्स्ट है डेमोग्राफिकल ट्रांजिशन। डेमोग्राफिक कंडीशन क्या थी, बर्थ रेट क्या थी, डेथ रेट क्या थी, और ग्रेट डिवाइड पीरियड जरूर लर्न करके जाना कि किससे पहले डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इंडिया में आए, 1921 कैसे ड्रास्टिक चेंज लेकर आया। और ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, बच्चे ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में सीधे राइट कर देते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, बट यू हैव टू राइट कि उस टाइम पर हमारी कंट्री में इम्बैलेंसेस ग्रोथ थी इसकी वजह से, कि कैसे कोई सेक्टर लेस डेवलप था, क्या रीजंस थे, इनके बारे में अभी आपको स्टडी करनी है। और ब्रिटिशर्स का हमारी कंट्री को दिया हुआ सबसे बड़ा पॉजिटिव चीज दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये 6 टॉपिक्स आपको पहले चैप्टर में कवर करने हैं। उसके बाद का दूसरा चैप्टर आता है इंडियन इकोनॉमी 1950 से लेकर 1990 तक। इसमें आपको 4 चीजें कवर करनी है। सबसे पहला आपका एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, इंडस्ट्रियल सेक्टर, फॉरेन ट्रेड और प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन मींस 5 ईयर प्लान्स हमारे, वो पूरा कवर करना है। फिर थर्ड चैप्टर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में, जिसमें एलपीजी पॉलिसी आपको करनी है, क्यों जरूरत पड़ी हमें रिफॉर्म्स की, वो टॉपिक। उसके बाद बेटा ये जो तीनों चैप्टर्स है ये मिलकर 12 मार्क्स के बनेंगे। उसके बाद जो करंट चैलेंजेस हैं हमारी कंट्री के, लाइक अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ये वाली जो यूनिट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपकी, तो इस यूनिट से 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं पूरे। और बच्चों को लगता है कौन सा चैप्टर इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये पूरी की पूरी यूनिट ही आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें जो बच्चे चीज़ें छोड़ते हैं, जैसे रूरल डेवलपमेंट की मैं बात करूँ तो डाइवर्सिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बच्चे पूरा पढ़ के जाते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर पर उसका क्या नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा, केस स्टडीज इससे बहुत पूछी जा रही है। तो ये टॉपिक्स कुछ ऐसे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर मैं बात करूं बच्चों सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पोल्यूशन, ये टॉपिक बच्चे चाइल्डहुड से पढ़ते हैं और अभी 12th में आके इस चैप्टर को इग्नोर करते हैं कि हमें आता है, हमें क्या ज़रूरत है इसको पढ़ने की। लेकिन इसमें सारी चीज़ें पढ़ने के साथ साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन पढ़ने के साथ साथ 2 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर आप रीड करके जाना। इन्फ्लुएंस ट्रैप, जो रिलेट करता है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन से। दूसरी चीज़, आज हम डेवलप होते जा रहे हैं, हमारे घरों में एसी लगता जा रहा है, हमारा कंजम्पशन पैटर्न चेंज होता जा रहा है, बट ये डिमांड और सप्लाई की वजह से जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, इसके बारे में आप जरूर रीड करिएगा। लास्ट का जो चैप्टर है हमारा, जो नेबर कंट्रीज है चाइना और पाकिस्तान के साथ हमारा कंपैरिजन, ये चैप्टर बच्चों 8 नंबर के क्वेश्चन इस चैप्टर से आ रहे हैं और ज्यादातर 6 मार्कर क्वेश्चन लास्ट 2-3 ईयर से मैं देख रही हूँ इसी चैप्टर से बहुत पूछा जा रहा है। इसमें आपको चीजें दी जाएंगी तीनों के कंपैरिजन के लिए कि कब तीनों कंट्रीज में 5 ईयर प्लान स्टार्ट हुए, किस टाइप की इकोनॉमी है, कैसे ये इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ बढ़े, तो GLF हो गया आपके। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो आपको लास्ट वाले चैप्टर में भी अच्छे से रीड करने हैं।
इस तरीके से आप अगर स्टडी करोगे मेन टॉपिक को लेकर तो अभी भी आप पूरा कोर्स अपना अच्छे से कवर कर सकते हो। तो देखिए अभी भी आपके पास समय है, वक्त है, और जिस तरीके से मैम ने आपको बताया है उस चैप्टर्स पर आप ज्यादा फोकस करके ज्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं। और वक्त है, अभी भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बोर्ड्स हैं, ये बोर्ड्स आपका बेस जरूर तैयार करते हैं लेकिन आपका फ्यूचर नहीं डिसाइड करते हैं। और लेकिन हमें इसमें अच्छा परफॉर्म करना है जिससे हमें ये पता चल जाए कि हमें आगे क्या करना है, कैसे करना है, और आगे का बेस भी आपका, आगे की चीजें भी स्ट्रांग हो जाए। तो मैम आज मुझे लगता है कि हमने अपना पूरा 80 मार्क्स का पेपर जो है वो कवर कर लिया है, अच्छे से डिस्कस किया हम लोगों ने। चलते चलते आप बच्चों से क्या कहना चाहेंगी, वो कितने कॉन्फिडेंट रहे अपने एग्जाम के लिए, कुछ ब्लेसिंग्स दे दीजिए बच्चों को। बिल्कुल बच्चों, सबसे पहली चीज तो फुल अपना 100% दो। फिर भी अगर एग्जामिनेशन में कुछ प्रॉब्लम आती है तो नर्वस नहीं होना, आगे रास्ते और भी हैं। दो बातें सिर्फ, कोई भी सक्सेस का कोई दूसरा शॉर्टकट नहीं है। आप अगर सोचो कि हम शॉर्टकट से सक्सेस गेन कर सकते हैं तो इम्पॉसिबल है। हार्डवर्क का कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं है। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू फॉर योर एग्जाम। और कभी भी कोई भी एग्जाम का टेरर आपको ना डराए। हर एक मंजिल के बाद, हर एक रात के बाद सुबह जरूर होती है, तो आप डरे नहीं, नर्वस ना हो, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर अपना एग्जाम दें। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए, परीक्षा पे पाठशाला में हमारे साथ आने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। देखिए हमें लगता है कि आज जो है वो इकोनॉमिक्स का पेपर आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया है कि आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, कितना रिलैक्स होकर पेपर देने जाना है, और कौन सी चीजों पर ज्यादा फोकस करके गलतियों से अपने आप को बचाना है और अपना पेपर बेस्ट देना है। एक बार फिर से एबीसी न्यूज आप सभी को ऑल द बेस्ट कहता है। लगातार परीक्षा पे पाठशाला पे हमारे साथ बनी रहिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।